मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट एकदम साइडवेज था। एक्सपायरी में कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं आया। यानी देखो, मैंने आपको कल ही बताया था और प्रॉपरली कल ही बताया था कि मार्केट में एक डीप आ सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स में यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। तो एक चांसेस एक छोटा सा डीप आ सकते हैं और आज देखोगे तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो क्या ये डीप और थोड़ा बढ़ेगा? हाँ, आंसर इज यस, थोड़ा डीप बढ़ेगा। अब देखो, ये डीप का रीजन वार हम लोग नहीं बोल सकते या कोई और रीजन नहीं बोल सकते। मिड कैप इंडेक्स जो है ना, उसने जो लाइफ है बनाया था ना, उसके बाद ऊपर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करा है। इसकी वजह से वापस एक वो झटका लेने आ रहा है, नीचे सपोर्ट लेगा और वापस बाउंस करेगा, ठीक है। अब देखो, आज का मिड कैप इंडेक्स का फॉल कोई और रीजन था? आंसर इज नो। हालांकि ग्लोबल मार्केट देखोगे ना, ग्लोबल मार्केट ज्यादातर आज गिरे थे। चाइना या शंघाई या कोई भी और एबीसी मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा मार्केट आपको गिरते हुए दिखाई दे। अब गिरने का रीजन एक हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर अपने लेवल पे टॉप पे सस्टेन करा है, ठीक है। वो अभी भी $85-86 के आसपास सस्टेन करे, जिसकी वजह से निफ्टी जो है वो ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया और एक साइडवेज क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। तो देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मार्केट थोड़ा सा प्रेशर ले रहा है। हालांकि वार अभी भी है, क्रूड ऑयल अगर नीचे आते तो मार्केट में वापस एक बाउंस आएगा, ब्रेकआउट आएगा। बट क्या मिड कैप क्रैश होगा? आंसर इज नो। अभी कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं है और अगर मार्केट गिरता भी है तो कोई ज्यादा बड़ा पैनिक सेलिंग नहीं आने वाला, ठीक है। अगर कोई ज्यादा नेगेटिव वर्स्ट नेगेटिव न्यूज होते तो आपको दिखाई दे सकते, बाकी ऐसे कोई चांसेस अभी के लिए नहीं दिखाई देते। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखो, अगर मार्केट को फोकस करें ना, मार्केट एकदम साइडवेज है, आप देख सकते हैं। और ये महीना भी एकदम साइडवेज रहा है। पिछले 3 महीने से मार्केट ने कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम की नहीं है, ठीक है। अब बड़े प्लेयर्स की माना तो माना जा रहा है कि भाई शायद ये मंथ एंड तक जो एक्सपायरी होगी उसमें बड़ी मोमेंटम मार्केट में आ सकती है। आप देखोगे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट किया, ऊपर से ब्रेकआउट फेल हुआ और ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दिया। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है ना, और अगर वो ब्रेकआउट फेल होता है ना, 90% मैंने देखा है, 95% कि मार्केट डे लो को टेस्ट करता है, ठीक है। यानी कि मान लो कि अगर निफ्टी ने डे हाई ब्रेक किया 10 साढ़े 10 10 बजे के बाद, ठीक है, बट वो ब्रेकआउट फेल हुआ तो प्योरली चांसेस है कि डे लो टेस्ट करने आएगा, ठीक है। रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि डे लो ब्रेक हुआ, फेक ब्रेकडाउन हुआ तो डे हाई को टेस्ट करने आ सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों के लिए काम आने वाली है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे डे हाई को ब्रेक किया, 11 बजे सस्टेन नहीं किया और वो डे लो को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये एक चीज था, मार्केट प्योरली साइडवेज रहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, आज मार्केट में बहुत सारे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला भी रिसेंटली रिजल्ट आया है, वो है विप्रो का। मैं देखो, विप्रो का रिजल्ट में डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, बट अभी शॉर्ट एंड सिंपल बताना चाहूंगा कि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट में डिक्लाइन है, मार्जिन तगड़ा प्रेशर में आया है, डील्स जो है वो कम होते हुए दिखाई दी है। तो ऑल इन ऑल रिजल्ट्स अनुमान से काफी बिलो आया है। और अगर हम लोग एडीआर देखें तो एडीआर विप्रो का 1% डाउन है। तो रिजल्ट्स इन शॉर्ट में विप्रो के कम आए हैं। और मैंने आपको वीकली वीडियो में भी बताया था कि विप्रो के रिजल्ट इतने अच्छे आने के अनुमान दिखाई नहीं देते, ठीक है। विप्रो जनरली रिजल्ट वीक ही पेश करता है। आपको हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना पड़ेगा कि कोई भी अच्छी आईटी कंपनी जो ज्यादा खराब रिजल्ट पेश नहीं करती, ठीक है। टाटा एलेक्सी खराब रिजल्ट पेश करती है, टाटा टेक भी जनरली खराब रिजल्ट पेश करता है, विप्रो खराब रिजल्ट पेश करता है, इन्फोसिस थोड़े बहुत पॉजिटिव होते हैं उनके, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे जीएसटी पैनल इन्फोसिस ने बनाया था, सभी को पता है कैसा है, बट इन्फोसिस ने बनाया था। तो क्या है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे उनको सपोर्ट करती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको हमेशा फोकस करना चाहिए विप्रो के रिजल्ट्स को। मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट हाँ, ये थोड़े वीक रिजल्ट है। अब देखो, अभी रिसेंटली आज आईपीओ का लास्ट डे था एसबीआई म्यूचुअल फंड का। 41% ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब, 41 टाइम्स, माफ कीजिएगा, 41 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मे बी शायद एंड ऑफ द डे 50 के आसपास टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। रिटेल कोटा देखो, सिर्फ 3.5 गुना, कितना? 3.5 गुना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो, जो बड़े आईपीओ होते हैं ना, उसमें बड़ी साइज में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल कोटा ज्यादा फिल नहीं होता। जो ज्यादा फिल होता है वो हमेशा एचएनआई यानी कि एनआई हो गया या एंकर बुक हो गए, वो सबसे तगड़ा फिल होता है। और आप देखोगे एंकर बुक 140 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। तो शेयर होल्डर कोटा, एम्प्लॉय कोटा से भी कम कोटा फिल हुआ है रिटेल का। हमेशा याद रखना कि शेयर कोटा, एम्प्लॉय कोटा होता है ना, तो रिटेल को ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उसमें सबसे कम आ जाता है,
ठीक है, यानी कि हाई चांसेस है कि रिटेल कोटा में लोगों को अलॉटमेंट मिल सकते हैं। 10 में से 3 लोगों को, माफ कीजिएगा, 3 में से 1 लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 2 में से 1 लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकता है। ठीक है, यानी कि अगर अपने फैमिली ने अप्लाई किया है तो हाई चांसेस है किसी ना किसी को ये अलॉटमेंट डेफिनेटली मिलेगा। इसका ग्रे मार्केट अभी भी 16% का है। चांसेस पूरे हैं कि आपको लिस्टिंग गेन दिखाई दे सकते हैं। 10 से 15 या 20% का अप्रोक्सीमेटली लिस्टिंग गेन दिख सकता है। ठीक है, ओके। सो हमेशा याद रखो, बड़े आईपीओ लगते हैं, अगर आप नहीं अप्लाई करते ना, ये आपकी मिस्टेक है। ठीक है, अगर ग्रे मार्केट अच्छा है, बड़े आईपीओ है, तो चांसेस तो है अलॉटमेंट के। ओके, विजय केडिया सर की बात करते हैं। देखो, अभी विजय केडिया सर ने रिसेंटली स्टेक ऐड किया है वेबसोल एनर्जी के अंदर। आप देखोगे ये बंदा 3 साल के अंदर 1000% मोमेंटम कर चुका है, स्टिल विजय केडिया सर स्टेक ऐड किया है। देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, विजय केडिया सर का जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, बड़े वाले, बड़ी मोमेंटम वाले। ठीक है, अब स्टेक रिसेंटली ऐड किया, इट्स पॉजिटिव साइन। बट देखो, ये बंदा 3 महीने पहले 60 के आसपास था, 50 के आसपास था। ठीक है, फ्रॉम द टॉप से ऑलरेडी काफी क्रैश हो चुका है। अब विजय केडिया सर ने जो ऐड किया होगा, वो आई थिंक क्वार्टरली बेसिस पे डेटा आया होगा। ठीक है, Q1 क्वार्टर के अंदर यहाँ पे विजय केडिया सर ने ऐड किया है, यानी कि अप्रैल के बाद यहाँ पे विजय केडिया सर ने ऐड किया है। ठीक है, अप्रैल के बाद ऐड किया है। ओके, और अगर अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे ये स्टॉक तभी 60 के आसपास था, 60 से लेके 70 तक, आपको 100 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो चांसेस यह है कि विजय केडिया सर ने शायद 80 या 60 के बीच में कहीं पे स्टेक ऐड किया हो। ओके, अब देखो, ये कंपनी सेमीकंडक्टर है, गवर्नमेंट पुश करी है सेमीकंडक्टर को। अब विजय केडिया सर अगर ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी में दम हो। बट देखो, एक बात याद रखना, ब्लाइंडली फॉलो मत करना विजय केडिया सर को, क्योंकि उनका व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं होता, 1 साल का नहीं होता। आप लोग 1 साल में रिटर्न नहीं देता, स्टॉक नहीं मोमेंटम करता, तो आप पैनिक हो जाते, वो सर नहीं होते। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा हर बार के लिए। और हाँ, मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो अभी स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है? 120 का, और ऊपर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 160 का। अब देखो, ये 2 बड़े रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करता है तो जाके शायद कोई मोमेंटम आपको वेबसोल के अंदर आ सकती है। अब ये कब होगी? जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे और कंपनी की कमेंट्री आएगी। ठीक है, कंपनी की कमेंट्री यानी कि कंपनी कितने एक्सपेंशंस करी है, कितने प्रोजेक्ट्स ला रही है, वगैरह वगैरह। बाकी नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी तक के वेबसोल के, और ग्रोथ बहुत ही तगड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि नंबर्स और फ्यूचर ग्रोथ कैसी आती है। बाकी बड़े प्लेस आ रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और वैसे भी देखो, आगे का जमाना सेमीकंडक्टर का हो सकता है, जैसे कि ईवी का है वैसे सेमीकंडक्टर का हो सकता है। ठीक है, डिक्सन देखो, डिक्सन आज 7% भागा था। रीजन ये था, कल ही हम लोगों ने अपडेट किया था कि गवर्नमेंट कुछ पीएलआई स्कीम ला रही है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, तो डिक्सन को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है 1.27 लाख करोड़ का। तो आज डिक्सन 7% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, डिक्सन के यहाँ पे लेवल्स हम लोग देखें, सी क्या लेवल्स दिखाई दे रहे डिक्सन के। तो डिक्सन मोमेंटम तो अच्छा कर रहा था, 10,000 पे सपोर्ट लिया डिक्सन ने। ओके, ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी फेस करे 16,000 में। अब देखो, एक बात याद रखना, मोमेंटम तो कर लेता है और पीएलआई स्कीम का बेनिफिट्स डिक्सन को हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी स्कीम है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्लेयर है डिक्सन, सो डेफिनेटली बेनिफिट हो सकती है, इसकी वजह से ज्यादा भागा आज। ठीक है, पर देखो, अगर रिजल्ट खराब आए ना तो एक झटका तो लेगा। अब देखते हैं वो झटका कितना लेता है, बट हाँ, अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो की बात है। इसमें ब्रेकआउट सिनेरियो 16,000 के ऊपर ही दिखता है। अगर ये 16,000 का लेवल ब्रेक होता है तो एक ब्रेकआउट सिनेरियो आपको दिख सकता है डिक्सन के अंदर। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहेगा। इसने सपोर्ट लिया था 40 RSI पे, 10,000 पे, अच्छी बात है, बट वहां से काफी अच्छा रिबाउंड डिक्सन ने किया है। ओके, एमआरपीएल की बात करते हैं, 13% आज भागा। रीजन ये था कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, और बड़े प्लेस पता है क्या बोल रहे हैं कि भाई ये ब्रेकआउट है, ऐसा बोल रहे कि आपको ब्रेकआउट पे फोकस करना चाहिए। अब देखो, एमआरपीएल के रिजल्ट्स में आपको बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा एमआरपीएल के रिजल्ट्स पे। देखो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, एमआरपीएल। ओके, इनके जनरली रिजल्ट ईयर टू ईयर देखे जाते हैं। लास्ट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट जो किया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले, वो बहुत कम था। ठीक है, इस बार यहां पे अगर आप देखोगे तो ईयर टू ईयर बेसिस पे काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। अब देखो, कंपनी क्या काम करती है सभी लोग जानते हैं, ऑयल रिफाइनरी। और अगर इन लोगों के प्रॉफिट्स आते हैं, ओएनजीसी, एमआरपीएल, या प्रॉफिटेबल होती है, प्रॉफिट अच्छा करती है, तो आप ये समझ के चलो कि जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि भाई उनको ज्यादा पैनिक हो रहा था, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो आपकी टांग खींच रही थी। ठीक है, अगर ओएनजीसी या बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब प्रॉफिटेबल आपको दिखती है जून क्वार्टर के अंदर, क्योंकि जून क्वार्टर यानी कि पिछले 3 महीने का डेटा, और पिछले 3 महीने क्या हुआ है सभी लोग जानते हैं।
ठीक है, उन्होंने बोला कि 80,000 करोड़ का कंपनी लॉसेस करी है। कौन कौन कंपनी लॉसेस करी है? ये जितने भी ऑयल कंपनीज है, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है, वो सभी लॉसेस करी है। बात समझ में आ रही है? अगर ये लोग लॉसेस करी तो क्या प्रॉफिट में लॉसेस करी है? क्या हमको उल्लू बना रहे कि भाई प्रॉफिट में लॉसेस करी है? ठीक है, तो डेटा जरूर फोकस करना। ये अगर डेटा बाहर आता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा हल्ला तो होगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या हमको मामू समझती है। बट एनीवे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे को देखो कोई गवर्नमेंट से कोई यहाँ पे है नहीं, बट मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये जो डेटाज आ रहे हैं एमआरपीएल के, वो काफी स्ट्रॉन्ग डेटाज आ रहे हैं, पॉजिटिव डेटाज आ रहे हैं। अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस है 200 का, ठीक है। देखो जनरली एमआरपीएल हर बार बॉटम पे बाउंस करता है, हर बार इसका बॉटम पे बाउंस बैक आता है। यहाँ पे 2020 में बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, तो उसके बाद देखो कितना तेजी से भागता हुआ दिखाई दे, तो हर बार ये बॉटम पे बाउंस करता है। बट देखो इसका ब्रेकआउट्स, बड़े प्लेस भले बोले कि भाई इसका ब्रेकआउट मान लो कि 200 पे है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपनीज को बॉटम पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि टॉप पे ट्रैप होने के चांसेस है। ये हर बार टॉप पे जाता है, ब्रेक फॉल कर लेता है, और वो भी बड़ा वाला फॉल, 250 का स्टॉक सीधा 100 पे आ जाता है, तो ट्रैपिंग होने के चांसेस है। ऐसी हमेशा ऑयल रिफाइनरी कंपनीज होती है ना, ठीक है, वो हमेशा बॉटम पे दिखनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप ट्रैप हो सकती है। ये हो गई ग्रेफाइट हो गया, स्टील कंपनीज हो गई, एल्यूमिनियम कंपनीज हो गई, कमोडिटीज जितनी भी कंपनीज है, हमेशा बॉटम पे फोकस करनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, काम आएगा आप लोगों की। तो अभी मान लो कि भले मोमेंटम कर रहा है, इसका एक रेजिस्टेंस 200 पे है, बट जैसे कि बोला थोड़ा कॉशियस रहेगा। एमवी फोटोवोल्टिक करके जो कंपनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे इसकी, 100% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, और इसकी वजह से एमवी जो है बहुत तेजी से भागा, ठीक है। और रिजल्ट के बाद मोमेंटम सस्टेन करना, देखो ये रिजल्ट से पहले मोमेंटम में था, रिजल्ट के बाद भी अगर ये भाग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी के लिए इसका ब्रेकआउट जो था वो 240 से लेकर 260 के आसपास था, जो हो चुका है, और ये ऊपर एक ब्लू स्काई जोन में ट्रेड करा है, ठीक है। और ये भी सेमीकंडक्टर है, तो सोचो सेमीकंडक्टर के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे तो वेबसोल के कैसे आएंगे, और उस पर विजय केडिया सर है तो कैसे होंगे। सो सेमीकंडक्टर कंपनीज का लगता है टाइम आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। ओके, लास्ट 3 रिजल्ट बताना चाहूंगा, फोकस करना। भेल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप पूछे कि सर क्या भेल आपने जो केस स्टडी बनाई थी उसके कंपेयर में रिजल्ट्स आए हैं, मैं बोलूंगा हाँ, ठीक है। जो कंपनी प्लान एग्जीक्यूशंस करी है, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ईयर टू ईयर रिजल्ट्स देखे जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमेशा इसके ईयर टू ईयर रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। जून क्वार्टर हमेशा इसका नेगेटिव होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस बार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आया है, सो डेफिनेटली बहुत तगड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स है, और कोई एक्सेप्शनल गेन नहीं है। मैंने इसका पूरा रिजल्ट चेक किया, कोई एक्सेप्शनल गेन नहीं है, ठीक है। तो बहुत तगड़े रिजल्ट्स है इसके, भेल के। ओके, सो इसको ईयर टू ईयर ही देखा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अब देखो कंपनी का ग्रोथ तो अच्छा है, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा जो मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखो भेल जो है ना, ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, क्योंकि एक बार अगर ये डिप करना स्टार्ट करता है तो आंख फाड़ो डिप करता है। तो हमेशा ये याद रखो कि लेवल्स को मेंटेन रख के चलो, अगर लेवल्स टूटते हैं तो पैनिक हमेशा करवाएगा, ये याद रखिएगा। इसका सपोर्ट है 360 का, जब तक ये 360 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। एक बार ये ब्रेक हुआ तो सीधा 214 200 को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं वन शॉट आंसर करूं, भेल एक टाइम पे कचरा कंपनी थी, कोई 25 रुपए पे फोकस नहीं करा था, आज ये बंदा टॉप पे ट्रेड करा है, ठीक है। प्योरली टर्न अराउंड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चीजें पॉजिटिव है। बट एक बात याद रखिएगा, जो कंपनी गवर्नमेंट की होती है ना, ठीक है, वो कंपनी जब बॉटम पे ट्रेड करती है ना, उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, सालों निकल जाते हैं। बट जब रिकवर करती है बहुत तेजी से करती है। तो हाँ, डेफिनेटली टर्न अराउंड रिजल्ट्स हैं, ग्रोथ पॉजिटिव है। देखते हैं रिजल्ट का 7 दिन का हाई सस्टेन करता है कि नहीं। ओके, पॉलीकैब के रिजल्ट्स खराब है, बी केयरफुल। पॉलीकैब का EBITDA भले आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि ईयर टू ईयर ग्रोथ अच्छा है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा नहीं है। ये बंदा ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड करा है। हमेशा याद रखो, जो कंपनी मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बनाती है और क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं आता तो पैनिक आएगा। आप देखोगे EBITDA बेसिस पे उल्टा डी ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स नेगेटिव है हम लोग अगर बोल के चले तो, ठीक है। ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, सिंस 2000 या 2020 ये बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है। तो हो सकता है एक बार सपोर्ट लेने के लिए आए, सपोर्ट है 7000 के आसपास का, ठीक है। सो बी केयरफुल। और सेम थिंग लाइक साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक के भी नंबर्स बेकार है। जो ग्रोथ दूसरी बैंक्स बता रही है वो साउथ इंडियन बैंक नहीं बता रहा। ईयर टू ईयर भले आपको ग्रोथ दिखेगा 29% का, बट क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से इनका ग्रोथ डीग्रोथ जो हुआ है वो थोड़ा चार्ट्स पे इंपैक्ट कर सकता है। सो थोड़ा केयरफुल है ना, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं है।
ठीक है। और बैंक्स में जनरली होती ही है क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ, तो ये होनी ही चाहिए। और वैसे भी ये आप देखोगे बहुत लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, तो ये ग्रोथ होनी ही चाहिए, ठीक है। सो बी केयरफुल। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया है। शॉर्ट एंड सिंपल में देखो, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट साइडवेज है। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा केयरफुल रहेगा, वो सपोर्ट लेने के लिए मिड कैप इंडेक्स नीचे आ रहा है, और वो मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। बाकी फ्री टेलीग्राम में चैनल में नहीं, जाके ज्वाइन कीजिएगा, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।